बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब 3 रुकनी बेंच ने ऐसा फ़ैसला दिया है जिसकी तवक्को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज़ाद आइनी जजेस से की जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से निज़ाम इंसाफ से मुतल्लिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब का किरदार है, और स्पेसिफ़िकली ये जो फ़ैसला है ये निज़ाम इंसाफ के लिए और पूरे पाकिस्तान की अदलिया के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस हों या अवाम पाकिस्तान के मुकदमात हों, उनसे मुतल्लिक ये एक तारीख़ी और तारीख़ साज फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ़्तार आखिरी जो 26 नवंबर एहतजाज केस में कारकुनान थे उनको रिहा कर दिया गया है मुचल के जमा होने के बाद। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा। हम शुरू ही यहीं से करते हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए मुबैना गैर कानूनी भर्तियों और करप्शन केस में नैब ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। ये एक अहम ख़बर सामने आई है और वो ये है कि नैब ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC के ज़रिए मुबैना गैर कानूनी भर्तियों और करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी हैं। नैब ने साबिक चेयरमैन SPSC नूर मोहम्मद जादमानी समेत 16 अफसरान का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नैब ने कहा कि मौजूदा चेयरमैन एक हफ़्ते में मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करें। नैब ने कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ख़िलाफ़ अदालतों में दरखास्तों का रिकॉर्ड दिया जाए, ज़ेर इल्तवा और जिन दरखास्तों का फ़ैसला हो चुका है उनका भी रिकॉर्ड फराहम किया जाए। साबिक चेयरमैन, मेंबर्स, सेक्रेटरीज, कंट्रोलर और एडिशनल कंट्रोलर समेत 16 अफसरान का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। तलबी पर अफसरान ने तकरीरों का नामुकम्मल रिकॉर्ड पेश किया जिस पर नैब हुकाम ने इजहार बरहमी करते हुए मुकम्मल रिकॉर्ड एक हफ़्ते के अंदर अंदर जमा करवाने का हुक्म दिया। नैब ज़राए के मुताबिक अगले मरहले में बेनिफिशरीज़ को भी तलब किया जाएगा। सरकारी अफसरान ने SPSC का इम्तिहान पास करवा कर अपने बच्चों को भर्ती करवाया। सरकारी अफसरान ने मिली भगत करके जो मुकाबले का इम्तिहान है वो पास करवाया अपने बच्चों को और उनको भर्ती करवाया। अब ये इतना बड़ा स्कैंडल सामने आ चुका है कि जिसमें जो अफसरान हैं, बड़े अफसरान, 16 अफसरान को तलब किया गया है, जो इस पूरे स्कैंडल में, ये एक मेगा स्कैंडल है। हाँ, वैसे तो सिंध हुकूमत की जब बात करते हैं, जिस स्कैंडल की बात करते हैं वही मेगा स्कैंडल होता है। और आजकल तो वैसे भी ख़बरें सामने आ रही हैं और एजाज सैयद की ये ख़बर है कि आसिफ जरदारी को भी अब सदर ऐवान सदर से निकालने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब पता नहीं मौलाना फजलुर रहमान को लाना चाहते हैं और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी तहरीक है उसको रोकने के लिए या मौलाना को खुश करने के लिए, चूँकि मौलाना के पास भी काफ़ी सीटें आ गई हैं, तो मौलाना को लेके आ रहे हैं हुकूमत में और पीपल्स पार्टी को लेके जा रहे हैं अपोजिशन में। बिलावल बन जाएगा अपोजिशन लीडर, फिर ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, और परवेज़ संधेला एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है मुस्लिम लीग नून का, हुकूमती जमात का, मरीम नवाज़ के करीबी जो कारकुनान में समझा जाता है। उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हमारे जो हाजी अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनकी तस्वीर लगाई हुई थी कि अगले चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर वो हैं। हालांकि वो आइनी अदालत के लिए वो सबसे बेहतर चॉइस हैं। आइनी बेंच में जितनी वो आइन और कानून की खिदमत वो सर अंजाम दे रहे हैं, तो अब लगता यह है कि उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी खिदमत दी जाएंगी। बाकी ये जो आपको ख़बरें सामने आ रही हैं, कामरान खान कहता है, मुनीब फ़ारूक या उस ख़ास मेंटेलिटी के जो साफ़ी ये ख़बरें देना शुरू कर देते हैं कि जी मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, नवाज़ शरीफ जाना चाहते हैं, बड़ी अपडेट आई है, नवाज़ शरीफ अडियाला जेल जाएंगे, वहाँ मुलाकात करेंगे और एक कंसेंसस की तरफ जा रहा है। तो ये उस वक्त ही क्यों ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की कॉल देती है? ये मुज़ाकरात उस वक्त ही क्यों एक्टिव हो जाते हैं? कुछ ये भी कहते हैं कि चौधरी निसार को शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो किरदार अदा करें, और कुछ ये भी कहते हैं कि जी अमेरिका का भी प्रेशर है और उन्होंने भी कोई टाइम फ्रेम दिया कि इस टाइम फ्रेम में अपने मामलात को बेहतर कर लें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखना यह है कि इन सारे मामलात में जो एक बड़ी डेवलपमेंट, बैनुल-अक़वामी डेवलपमेंट सामने आई है, मास्को में जो अफ़गानिस्तान का वहाँ पर सफारत खाना था उस पर पहली दफ़ा तालिबान हुकूमत का झंडा लहरा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि रूस वो पहला मुल्क बन चुका है जिसने तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। तो ये एक बैनुल-अक़वामी दुनिया में एक बड़ी डेवलपमेंट है। उसके बाद चूँकि पाकिस्तान पहले ही इस मामले के ऊपर डिस्कशन जारी थी अफ़गान तालिबान के हवाले से और अफ़गानिस्तान हुकूमत के हवाले से, तो अब ये जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं वो भी आपके सामने हैं कि किस तरीके से तेज़ी के साथ चीज़ें तब्दील हो रही हैं और हम कहाँ खड़े हैं। और वक्त की ज़रूरत है कि हमें
चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा और हमें आइन और कानून और रूल ऑफ़ लॉ के लिए अपनी कोशिश तेज़ तर करनी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहां 9 मई के मुकदमात में रावलपिंडी डिवीज़न के तमाम कारकुनान रिहा हो चुके हैं, कोई भी जेल में नहीं है। 5 अक्टूबर एहतजाज और फिर 26 नवंबर एहतजाज के भी तमाम पिंडी इस्लामाबाद में हज़ारों जो कारकुनान थे वो रिहा हो चुके हैं और इसमें सबसे बड़ा किरदार अली अमीन गंडापुर का है। चूँकि अली अमीन गंडापुर ने, अब आप कह सकते हैं कि उनको गिरफ़्तार करवाने में भी किरदार उनका है, चूँकि वो एहतजाज लेके आते थे और ख़ुद वापस चले जाते थे और लोग गिरफ़्तार हो जाते थे। लेकिन असल इसमें था, आपको याद होगा, रावलपिंडी की दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 500 से ज़्यादा कारकुनान की ज़मानतें मंजूर की, 5-5 हज़ार मुचलके। तो उसके ऊपर फिर प्रोसिक्यूशन ने दरख्वास्त दी कि 1-1 लाख रुपए मुचलका किया जाए। अब करोड़ों रुपए सरकार ने कमाए हैं। सरकार कहती है ना पीटीआई के मुकदमात में हमारे बड़े पैसे लग गए, हालांकि पीटीआई से पैसा बड़ा कमाया। उसकी वजह यह है कि ये तकरीबन को 15,000 कारकुनान गिरफ्तार हुए थे 26 नवंबर के एहतजाज में, उन सब की ज़मानतें हुई, उन सब के मुचलके। अब मुचलकों से मुराद ये है ज़मानतनामा, या तो आप ज़मानत देते हैं, किसी और श्योरिटी को जमा करवाते हैं, किसी और बंदे को पेश करते हैं ज़ामिन को। और इस तरह के केसेस में जहाँ हज़ारों मुल्ज़मान हो तो यहाँ इतनी श्योरिटी तो नहीं आ सकते, इतने आप श्योरिटी बाउंड कैसे जमा करवाएं। फिर आप जितनी मालियत का है मुचलका उतनी आप मालियत कैश जमा करवाते हैं अदालत में, सरकार के ख़जाने में। तो वो सारी की सारी अली अमीन गंडापुर ने की, पहले भी की और अब भी कर रहे हैं। अब ये 19 कारकुनान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके दहशतगर्दी अदालत से खारिज हो गए थे ज़मानतें, और लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने 2 दिन पहले उनकी ज़मानतें मंजूर की थी। उनके मुचलके जमा होने के बाद उनकी रिहाई की रोक जारी की गई थी और वो रात गए रिहा हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 और 26 नवंबर के केस में गिरफ़्तार होने वाले आखिरी गिरफ्तार 19 कारकुनान को अदालती हुक्म पर रिहा कर दिया गया। हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने 24 और 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअतें की थी और मुल्ज़मान की ज़मानत मंजूर करके उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म पर रावलपिंडी डिवीज़न की चारों जेलों अडयाला, अटक, जेहलम और चकवाल जेल में कैद 19 कारकुनान को रिहा किया गया, जिसके बाद अब मज़कूरा जेलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन मौजूद नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई में जो 5-6 लीडर्स हैं, या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 75 के करीब जिनको सज़ाएँ हुई आर्मी अदालतों से, या 51 वो हैं जिनको सज़ाएँ हुई गुजरांवाला की अदालत से। अब आप देखें कि गुजरांवाला की अदालत से 5-5 साल सज़ाएँ हुई, 1.5 साल हो गए, उनकी अपीलें आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। लाहौर हाई कोर्ट में उनकी सज़ाएँ सस्पेंड ही नहीं हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 30 मई को सज़ाएँ होती हैं और पर पर्सन जो कुल सज़ा है वो 27 साल है। जो मैक्सिमम जो एक ऑफेंस में सज़ा थी वो 10 साल थी, तो इस वजह से वो इकट्ठी चलनी थी, तो वो 10 साल ही सज़ा उसको कहा जाता है। लेकिन अगर आप उसको करें मुख्तलिफ दफ़ात के तहत सज़ाएँ तो वो 27 साल सज़ाएँ थी। 30 मई को सज़ा हुई है और 3 जुलाई को वो बरी हो गए हैं, रिहा नहीं बरी हो गए हैं, उनकी पूरी अपीलें डिसाइड हो गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट में गुजरांवाला की अदालत ने 9 मई के मुकदमात में सितंबर-अक्टूबर 2023 में ही सज़ा सुना दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 49 या 51 कारकुनान को। वो आज तक जेलों में हैं, उनकी ज़मानत उनकी जो सज़ा सस्पेंड करने की एप्लीकेशन हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। उसके ऊपर भी जैसे अलीमा खान ख़ुद पहुंची हैं, ख़ुद कारकुनान की केसेस में बैठी हैं और ज़मानतें हुई हैं, तो अब अलीमा खान को तवज्जो देनी होगी। लाहौर की दहशतगर्दी अदालत में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के मुकदमात का ट्रायल तेज़ी से बढ़ रहा है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुजरांवाला के जो कारकुनान थे उनकी अपीलें हैं, और फिर आर्मी अदालतों से मुतल्लिक जो एक मामला है वो आप जानते हैं वो अलग ही एक निज़ाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन कारकुनान को जो कायदीन और कारकुनान ने भरपूर इस्तकबाल किया। अटक जेल से रिहा होने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कारकुनान को उनकी किराए की मद में भी अदायगी की है, तहाइफ़ दिए हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की रिहाई का जो मरहला है वो मुकम्मल हुआ है। अब हम आ जाते हैं हमारे जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था और उन्होंने 20 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया है और फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ पर सख्त तनकीद करते हुए, ये फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ इस वक्त जिसका सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35,000 कारकुन सिर्फ 9 मई के मुकदमात में नामज़द हैं और इसी तरीके से 15,000 से ज़ायद 26 नवंबर के मुकदमात में। तो ये फ़ौजदारी निज़ाम है जो दहशतगर्दी का ट्रायल है, कत्ल के मुकदमात हैं, दफ़ा 144 है, 3 MPO है, ये सारा फ़ौजदारी निज़ाम है।
जब आप इसको देखते हैं और फिर अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट को पढ़ते हैं तो आपको नज़र आता है कि इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ ट्रीट किया जा रहा है, वो नज़र आता है कि ये फ़ौजदारी निज़ाम की जो बात की गई थी वो बेसिकली ये निज़ाम है, ये सारे का सारा मामला है जिसके तहत ये इतनी अहम जजमेंट दी गई। तो ये मौजूदा हालात में जो फ़ौजदारी निज़ाम, जैसे लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान की ज़मानतें खारिज हुई हैं, तो ये वो फ़ौजदारी निज़ाम है कि जिसको मद्देनज़र रखते हुए, मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ौजदारी निज़ाम पर सख्त तनकीद करते हुए ये जजमेंट दी है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ पर सख्त तनकीद करते हुए कमज़ोर और नाकाम अदालती निज़ाम को इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इंसाफ की राह में अगर कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो वो हमारा फ़ौजदारी जो निज़ाम इंसाफ है वो है। हमारा अदालती निज़ाम, हमारा प्रोसिक्यूशन का निज़ाम वो इतना कमज़ोर है कि आम आदमी को इंसाफ मिल ही नहीं सकता। इंसाफ क्या, वो नाइंसाफ़ी का रास्ता है और इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। 20 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीर किया। अदालत ने मुलज़िम की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि वो सज़ा जो किसी कैदी को एक कमज़ोर, नाकाम और समझौता शुदा निज़ाम इंसाफ के बायस बर्दाश्त करना पड़े, ना तो कानून में उसकी कोई हैसियत है, ना ही आइन में ऐसी कोई गुंजाइश है। फ़ैसले में कहा गया, अच्छा इस केस की तफसील मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ। 1991 में ये मुकदमा दर्ज हुआ, कत्ल का मुकदमा था। अपील कुनिंदा कम उम्र था और उसका माजी में कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। कत्ल की असल वजह अपील कुनिंदा के वालिद से मंसूब की गई रिकवर किया गया आतिशी असला शख्स से बालातर शवायद फराम करने में नाकाम रहा। अपील कुनिंदा उम्र कैद से भी ज़्यादा सज़ा जेल में काट चुका है। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने तमाम शवाहिद, हालात और निज़ाम इंसाफ की कमज़ोरियों को मद्देनज़र रखते हुए अपील को जुज़वी तौर पर मंजूर करते हुए सज़ाए मौत थी, उम्र कैद वो काट चुका था। 34 साल पुराना मुकदमा है, 34 साल से वो कैद था, तो वो उस वक्त कम उम्र था, तो इसका मतलब है वो 16 साल का होगा ना, 17 साल का होगा, तो 34 साल, वो तो उसकी 50 साल तो उम्र हो गई है। 34 साल वो जेल में गुजार आया है और उसके बाद अदालत ने जो निज़ाम इंसाफ की ख़राबियाँ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उसको ये बेनिफिट दिया है कि अब चूँकि ये उम्र कैद काट चुका है तो अदालत ने उसको बरी करने का हुक्म दिया। निज़ाम इंसाफ के ऊपर तनकीद करते हुए फ़ैसले में वाज़ेह किया गया कि इंसाफ में ताख़ीर से शिकार अफराद ज़्यादातर माली तौर पर कमज़ोर होते हैं और अपनी मर्ज़ी का वकील करने की भी इस्तिताअत नहीं रखते। पाकिस्तान का फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ तफ्तीश से लेकर अपील तक ताकतवर अफराद के इस्तेहसाल का शिकार बन जाता है कि हमारा जो फ़ौजदारी निज़ाम है ये सारे का सारा ताकतवर ने इसको जकड़ा हुआ है। यह सूरत हाल कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुँचाती है और बदउनवानी, आमरीत और ताकतवर तबके की हुक्मरानी को फ़रोग़ देती है कि हमारा जो फ़ौजदारी निज़ाम है जो तबाह हो चुका है, उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि फ़ौजदारी निज़ाम को तबाह करने से आमरीत मजबूत होती है, ताकतवर तबके मजबूत होते हैं और ताकतवर तबकों की हुक्मरानी को फ़रोग़ होता है। अदालत ने कहा, सियासी मुदाखलत और करप्शन से पाक फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ हर शहरी का बुनियादी आइनी हक करार दे दिया है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने सियासी मुदाखलत और करप्शन से पाक, अब ये सियासी मुदाखलत आप जानते हैं कि मौजूदा जो 3-3.5 साल में 25,000 3 MPO के नज़रबंदी अहकामात सिर्फ PTI के कारकुनान के ख़िलाफ़ जारी हुए, 25,000 3 सालों में। उसके बारे में बात करते हुए अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि सियासी मुदाखलत और करप्शन ये दो ही चीज़ें हैं, या सियासी मुदाखलत जो PTI के साथ हो रही है या फिर करप्शन है जो आम केसेस में है। सियासी मुदाखलत और करप्शन से पाक निज़ाम इंसाफ, फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ, उसको हर शहरी का बुनियादी हक यानी आइनी हक करार दे दिया है। उन्होंने आइन की तशरीह की है। आइन की तशरीह करते हुए ये कहा है कि ये जो सियासी मुदाखलत और करप्शन से पाक निज़ाम इंसाफ है, फ़ौजदारी निज़ाम इंसाफ, ये हर शहरी का बुनियादी हक है। बुनियादी हक कौन से होते हैं? जो आइन देता है, उसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो बुनियादी हक करार दिया है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, और अतर मिनल्ला साहब ने कहा है कि आइन की रूह ये है कि निज़ाम इंसाफ इन तमाम चीज़ों से पाक हो। अतर मिनल्ला साहब ने जो ये जजमेंट दी है और उनकी जानिब से ऑब्ज़र्व किया गया है कि द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विल ओनली सर्व इट्स पर्पस व्हेन द एक्चुअल स्टेक होल्डर्स द पीपल ऑफ दिस कंट्री विल हैव ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन अ सिस्टम विच इज़ फ्री। उन्होंने कहा कि निज़ाम इंसाफ उस वक्त बेहतर होगा जब सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है इस मुल्क और रियासत की, वो अवाम पाकिस्तान है, उसको एतमाद होगा। विच विल हैव ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन अ सिस्टम विच इज़ फ्री, कि वो इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर एतमाद करेंगी। जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो अवाम है, और जब अवाम निज़ाम इंसाफ के ऊपर एतमाद करेगी, और वो तब एतमाद करेगी जब ये
आज़ाद होगा, इंसाफ का निज़ाम आज़ाद होगा, एक्सेसिबल होगा, गैर जानिबदार होगा, रिस्पॉन्सिव होगा, आज़ाद होगा, फ्री फ्राम करप्शन एंड एनी इन्फ्लुएंस, जिसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। इट इज़ देयरफॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ एवरी ऑर्गन ऑफ द स्टेट। उन्होंने कहा कि ये आइनी जिम्मेदारी है हर रियासत के हर इदारे की, द एग्जेक्टिव, जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर टू टेक अर्जेंट स्टेप्स सो एज to ensure that the criminal justice system serves the people of this country and they repose their trust and confidence in its fairness, impartiality and independence। उन्होंने कहा कि ये तीनों जो ऑर्गन हैं स्टेट के, रियासत के, वो एग्जेक्टिव है, वो जुडिशरी है या वो लेजिस्लेशन है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो फौरी तौर पर निज़ाम को बेहतर करें और ऐसा फौजदारी निज़ाम इंसाफ हो जिससे अवाम को इत्मीनान हो, अवाम समझे कि ये शफाफ निज़ाम है और आज़ाद निज़ाम है। उनकी जानिब से कहा गया कि ये जिस तरीके से चीज़ों को चलाया जा रहा है वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है और आइन और कानून के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो निज़ाम है, जो ट्रायल कोर्ट ने जिस तरीके से फ़ैसले दिए और जिस तरीके से ये निज़ाम चला, अब ये जो लीव टू अपील है ये 2014 की पेंडिंग पड़ी है और 2014 के बाद फिर फ़ायज़ ईसा जैसे भी जज आए जो कहते थे मैंने पुराने केसेस को सुना है, ये किसी ने भी नहीं सुना। और 2014 में ये फ़ाइल हुई, 22 मार्च 2021 को ये समाअत के लिए मुकर्रर हुई, फिर 29 जनवरी 2025 को समाअत के लिए मुकर्रर हुई, लेकिन इसको जो 17 ईयर्स फॉर द अपील प्रोसेस टू कंप्लीट फ्राम द डेट व्हेन द डेथ सेंटेंस वाज हैंडेड डाउन, कि उनको जो है वो 27 साल लग गए अपील को समाअत के लिए मुकर्रर होते होते, जब उसको सज़ा हुई थी और अपील तक पहुँचते पहुँचते। उन्होंने कहा कि ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आइन और कानून की जो बालादस्ती है उसके ऊपर जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये ज़रूरी है। उन्होंने कहा द लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड टू रिव्यू द लेजिस्लेशन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मेकिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिस्पॉन्सिव टू नीड्स ऑफ सिटीज़न, कि आपकी ज़रूरत बनती है कि जी आप हर सूरत ऐसी कानून साजी करें कि जो निज़ाम इंसाफ है वो बेहतर हो और कोर्ट्स कंडेम करें इनजस्टिस सफर्ड बाई इंडिविजुअल्स हु कैन नॉट अफोर्ड प्रॉपर लीगल रिप्रेजेंटेशन। जो गरीब अच्छा वकील नहीं हायर कर सकते, अदालतों की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको इंसाफ दें और उनके लिए मसाइल ख़त्म करें। और क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है वो इन्वेस्टिगेशन से लेके मुकदमात की फिक्सेशन तक, every branch of the state having a role in the running of the criminal justice system is under the obligation to take urgent steps to remedy the wrong. A system which fails in protecting and enforcing the rights alienates the actual stakeholders, the people of this country। जो निज़ाम इंसाफ अवाम को इत्मीनान देने में नाकाम हो जाए, जो असल स्टेक होल्डर हैं, बार बार उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि रियासत के जो असल स्टेक होल्डर हैं वो अवाम है। आज तक कभी आपने सुना है ये लफ्ज़? वो हमने तो ये सुना था, जजेस ने कहा एक तो ये पता नहीं बुनियादी इंसानी हकूक़ हमें कहाँ ले जाएंगे। और जस्टिस अतर मिनल्ला बार बार एक बात कह रहे हैं कि खुदारा जो पार्लियामेंट है, खुदारा अदलिया, खुदारा एग्जेक्टिव होश के नाखुन लें, जो असल स्टेक होल्डर है वो अवाम पाकिस्तान है और अवाम का इत्मीनान आपके निज़ाम से उठता जा रहा है और ये सबसे बड़ी तबाही है। इसको बचा लें, खुदारा इसको बचा लें और सियासी मुदाखलत से और करप्शन से पाक फौजदारी निज़ाम इंसाफ ये हर शहरी का बुनियादी हक़ है, ये उनका आइनी हक़ है, उनको दें और आइन के मुताबिक चीज़ों को आगे बढ़ाएं और जो स्टेक होल्डर्स हैं इत्मीनान दोबारा पैदा करें, उनको पता हो कि ये शफाफ, साफ़ और आज़ादाना अदालती निज़ाम है। ये अतर मिनल्ला साहब की बड़ी ये 20 सफ़ात की है, दिल करता है कि इसको पढ़ता रहे बंदा इस जजमेंट को, और इतनी खूबसूरत जजमेंट है उनकी जानिब से। और ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पूरे पाकिस्तान में जो फौजदारी मुकदमात की चेन है, हंड्रेड्स ऑफ क्रिमिनल केसेस हैं पीटीआई के ख़िलाफ़, ये उस वक्त ये ऐसी जजमेंट का आना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।